पास पूंजी रहेगा वही ना इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, उत्पादन होता है। मान लीजिए किसी के पास पूंजी है तो वो अपना बच्चा को अच्छा से पढ़ाते लिखाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मानव पूंजी में, तो क्या होता है, कल वो अच्छा मानव संसाधन बनते हैं, उत्पादन के काम में अधिक योगदान करते हैं। और जिसके पास पूंजी है वो व्यापार व्यवसाय में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, उसके लाभ होता है ना। तो पूंजी का बहुत महत्व है। कोई भी क्या, हम देखिए पहले तो हम आप लोग की तरह स्टूडेंट थे, फिर हम अपना में इन्वेस्ट किए, बीएड किए, बहुत कुछ किए, तो यहाँ तक आए। और हो सकता है कुछ कुछ आगे करेंगे। तो सेवा क्षेत्र में हम हैं, टीचिंग भी सेवा क्षेत्र में है ना। तो आप लोग भी कल बहुत बड़ा मुकाम हासिल कीजिएगा, मेहनत। हाँ, सेवा क्षेत्र में भी जा सकते हैं, दूसरा क्षेत्र में भी जा सकते हैं। हाँ, अब देखिएगा किसी भी काम के लिए पूंजी चाहिए। पूंजी किसको कहेंगे, जिसको लगा के आप नया उत्पादन कर सकते हैं, जिसको लगा के आप आय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आपके पास रुपया है, आप इंटरेस्ट पे दे दीजिए तो आप, वो पूंजी है, तो लाभ क्या होगा, ब्याज होगा, है ना। तो आपका पूंजी वहां पे काम करेगा। और उसके बाद देखिए चौथा है, ये सब आपके पास है, लेकिन प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में है। आपके पास पहाड़ है, आपके पास खनिज संसाधन है, जितना चीज हम लोग खोद के निकालते हैं, पेट्रोलियम है ना, कोयला, इस्पात, ये सब, उसका यदि हम अच्छा से उपयोग करें, उस पे कल कारखाना लगा दें। यदि हमारे पास लोहा है तो उस पे लोहा का हम फैक्ट्री बैठा दिए, मशीन बनाने लगे, बहुत कुछ करके हम विदेश को सप्लाई करने लगे तो लाभ होगा। यदि उस सब चीज को हम धरे का धरे छोड़ दे तो क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। तो जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उसका समुचित उपयोग कीजिए, है ना। सूर्य का रोशनी आ रहा है, प्राकृतिक संसाधन है, आप सोलर प्लेट लगा के बिजली उत्पादन कर दीजिए, अभी हो रहा है। प्रकाश तो आ रहा है, आप कीजिए नहीं कीजिए, है ना। अभी सरकार योजना चलाया है कि आप सोलर पैनल अपना घर के ऊपर में बैठा लीजिए आप, हाँ, सोलर प्लेट, और जितना बिजली उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए आपको 100 यूनिट खपत हो रहा है तो 100 यूनिट कर लीजिए, बाकी सरकार आपसे खरीद लेगी। ये भी योजना चलाए हैं, तो बहुत आदमी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। हर एक काम के लिए आपको पूंजी चाहिए। अगला है औद्योगिकरण का अभाव। अगला क्या है, औद्योगिकरण क्या है, हाँ, उद्योग आने से क्या होता है, उद्योग में उत्पादन का कार्य होता है। यदि उत्पादन का कार्य होगा तो, बोलिए ना, अच्छा, औद्योगिकरण का अभाव, ठीक है, एक हुआ, चलिए यही चला दीजिए। तो औद्योगिकरण का अभाव, यदि उद्योग नहीं रहेगा, उद्योग रहने से फायदा क्या होता है, देखिए इस फील्ड में यदि एक अच्छा सा उद्योग लग जाए, कॉफी बनाने का उद्योग लग जाए, तो लाभ यहाँ क्या मिलेगा, इधर के लोगों को बताइएगा, क्या क्या लाभ। एक फैक्ट्री हम खगड़िया में डाल देते हैं, कागज फैक्ट्री, तो कागज के लिए तो लकड़ी चाहिए, है ना, तो लाभ क्या होगा बताइए। पहली बात है कि जितना भी, मान लीजिए उसके लिए हमको बांस चाहिए, लकड़ी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होता है और महंगा रेट में हम उसको देंगे, वो हो गया उसका कच्चा माल। और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए, जैसा फैक्ट्री है, जैसा उद्योग है, 5,000, 10,000, 20,000 आदमी चाहिए, उसको रोजगार मिल गया, उसका रोजी रोटी वहां से जुड़ गया। और उत्पादन करने के बाद यदि बेचा गया तो उत्पादक को भी लाभ होगा। अब देखिए सरकार को क्या लाभ होगा इसमें, सुनिएगा, कोई भी चीज बना है तो सरकार अपना लाभ क्या करता है, टैक्स के रूप में लेता है। मान लीजिए एक कलम बना, एक कॉपी का मूल्य है 10 रुपया, बाजार मूल्य 10 रुपया, कौन मूल्य, बाजार मूल्य, कॉपी का दाम है 10 रुपया बाजार मूल्य, ठीक है। एक कॉपी बना, एक होता है लागत मूल्य, एक बाजार मूल्य, एक लागत मूल्य। लागत मूल्य कहां तय होता है, कंपनी में, उद्योग में। तो एक कलम बनाने में मान लीजिए लागत मूल्य कंपनी को आया कितना, 5 रुपया, तो कंपनी भी तो लाभ लेगी, अपना जो मेहनत कर रही है, अपना सब कुछ लगाए हुए हैं, तो कंपनी क्या करेगा, इसमें 2 रुपया अपना लाभ ले लेगा, 2 रुपया कंपनी बैठा दिया, तो कंपनी तक इसका मूल्य हो गया 7 रुपया। अब सरकार कहेगी तुम जो कलम बनाया है हमको भी दो 3 रुपया, है ना।
सरकार भी 3 रुपया वहीं से टैक्स बैठा दिया कंपनी पे। आपको पता नहीं है कि हम जो पेन लिख रहे हैं, कॉपी लिख रहे हैं, हम सरकार को भी रुपया दे रहे हैं। हाँ, तो वो पहले लग जाता, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसमें हम लोग को पता नहीं, टैक्स दो प्रकार के, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। ये है इनडायरेक्ट, जितना चीज आपको टैक्स मांगा नहीं जाता है, आप इसमें क्या करते हैं, पहले से वो कंपनी से ही ले लिया, कंपनी आपको बाजार में उतार दिया। कितना दाम हो गया? अब देखिए, रुकिए और थोड़ा कम कर देते हैं। मान लीजिए सरकार भी 2 रुपया लिया, अब कितना दाम हुआ? 9 रुपया। 1 रुपया जो बाजार भेजा सामान को, 1 रुपया इधर व्यापारी ले लिया, 10 रुपया। तो आपको सामान कितना में मिला? 10 में। कंपनी से निकला था कितना में? 7 रुपया में। पेट्रोल का कीमत अभी कितना है? 115 रुपए लीटर। और देखिए, जब पेट्रोल साफ किया जाता है पेट्रोलियम से, तो शायद 70 रुपए अभी होगा मात्र उसका कीमत, 60 या 70 रुपए में आता है। सरकार सबसे ज्यादा उस पर टैक्स बैठाता है 30 रुपए। 100 रुपया दाम हुआ, 1 लीटर यदि पेट्रोल लिए तो 30 रुपया सरकार को दिए, 30 हुआ। इधर 10-15 रुपए में पेट्रोल पंप वाला है, धोने का वो सब है, सब मिला के 1.15 है, तो उसमें ज्यादा लेता है। जैसे आप कार का यूज कर रहे हैं, उसका ज्यादा टैक्स लगेगा, उसको पता है बाइक और कार वही चलाएगा जिसका आमदनी ठीक ठाक है, तो इसलिए पेट्रोल पे ज्यादा टैक्स लेते हैं, तो है ना। तो हम लोग यहाँ पे थे, उद्योगीकरण के कारण क्या होता है, सभी को लाभ होता है ना। यदि मुद्रास्फीति, वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उत्पादक क्या करता है, सामान ज्यादा बनाना लगता है, तो क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, अर्थव्यवस्था विकास करता है ना। तो ये भी होता है, मुद्रा का वैल्यू यदि बढ़ता है तो ये सब होता है। इसके बाद देखिए, प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग, ये लिखे नहीं थे लेकिन इस पे बोल दिए थे, प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग का अभाव। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका समुचित उपयोग होना चाहिए। जब तक उपयोग नहीं होगा क्या होगा, लाभ कम मिलेगा। यदि नहीं होगा तो लोग गरीब होगा ना। आपके पास खेत हैं, आप बढ़िया से उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं, है ना। यदि आप अच्छा से खेती कर लीजिए, 2-4-5 गाय रख लीजिए, तो 25-50 हजार एक परिवार का इनकम आसानी से हो सकता है। लेकिन जो लोग करते हैं तो वो लाभ में रहते हैं, जो नहीं करते हैं लाभ में नहीं रहते, वो गरीबी में जीते हैं, है ना। अब देखिए, अगला पॉइंट आपका है धन और आय की विषमता, या धन या आय का असमान वितरण, दोनों ही बोल सकते हैं। धन एवं आय का, इसमें दिया है विषमता, धन और आय की विषमता या असमान वितरण भी कह सकते हैं। बताइएगा, धन और आय की विषमता क्या है? ए सीधा बैठो, मुझे हो गई, पैर नीचा कीजिए, बोलिए धन और आय की विषमता क्या है, बोलिए क्या है धन और आय की विषमता? चलिए उधर से बोलिए। धन एवं आय की असमान वितरण, धन एवं आय की विषमता, दोनों एक ही बात है ना। आपको लिखने के लिए देगा तो ऐसा कीजिए कि 1-2 लाइन इसमें अपना से लिख लीजिए। सब कुछ देखिए याद नहीं कि रखा जाता, याद रखना है, सिर्फ पॉइंट को आप याद रखिए। क्या कीजिए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, धन और आय की विषमता। हाँ, सुन लीजिएगा। अब क्या होता है, धन और आय की असमान वितरण में क्या है, देखिएगा भारत में खास करके कोई बहुत गरीब है, कोई अमीर है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते। यदि ये विषमता बहुत बढ़ जाए, एक बैलेंस तक रहेगा तो सभी को लाभ मिलेगा। यदि ये बैलेंस बिगड़ जाएगा तो अर्थव्यवस्था को भी घाटा लगेगा, अर्थव्यवस्था भी विकास नहीं करेगा, और इसमें जो गरीब लोग हैं उसको ज्यादा क्या होगा, हानि होगा। गरीब का भी तो आय बढ़ना चाहिए, इसके लिए सरकार काम कर रही है, बहुत से योजना चला करके।
अमीर से ज्यादा टैक्स लिया जाता है, टैक्स स्लैब है। अभी 12 लाख तक जिसका आमदनी है उसको टैक्स नहीं लगेगा साल में, है ना। 12 लाख से जैसे ही आमदनी आपका बढ़ता है तो आप पे टैक्स ऐसे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे 12 लाख है, 12 से जैसे आपका 18 होता है तो आपको संपत्ति ना, एक साल में आपका इनकम 12 लाख से कम तक टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख से ऊपर जैसे ही जाता है आपको टैक्स लगेगा। कैसे वो पता करता है? पता देखिए होता है क्या कि टैक्स के लिए जिसका आय ज्यादा है, गरीब के लिए कोई टैक्स नहीं है, मतलब 12 लाख से नीचा, है ना। अब देखिएगा तो धन और आय की विषमता, मतलब हम लोग जो गरीबी का दुष्चक्र देखे थे, गरीब गरीब होते जा, मतलब गरीब ही रहते हैं, अमीर अमीर ही रहते हैं। वही बात है कि किसी कुछ आदमी के पास, मान लीजिए आपको 10% आदमी के पास 90% क्या है, संपत्ति है, 90% संपत्ति है। 10% आदमी है, मान लीजिए 10% आदमी के पास 90% संपत्ति, और 90% आदमी के पास 10% संपत्ति। बात को समझे। तो यही बात है, बहुत कम लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, बहुत लोगों के पास बहुत कम संपत्ति है। इसका यही अर्थ हुआ, है ना। मतलब बहुत आदमी गरीब है, उसका संपत्ति कम है। जैसे मुकेश अंबानी, जितना उद्योगपति है ज्यादा अमीर रहते हैं, बिजनेसमैन देखिएगा ज्यादा अमीर रहता है ना। अब वो लेकिन छुपा लेता है संपत्ति, तो सरकार को कम। आपके पास रुपया है, आप खर्च नहीं कर रहे हैं तो सबको घाटा लगेगा, अर्थव्यवस्था को भी घाटा लगेगा। कैसे? अब सुनिए, हमारे पास रुपया है या आपके पास रुपया है, आप खर्च किए, आप कुछ खरीदिएगा, दुकान में से खरीदिएगा, दुकानदार को फायदा पहला होगा। दुकानदार जैसे ही वो सामान का सप्लाई होगा तो वो सामान का मांग करेगा उद्योग फैक्ट्री से ज्यादा, तो उद्योग वाला सामान ज्यादा बनाने लगेगा, ज्यादा बनाने लगेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग वाला को भी लाभ होगा, सबको, सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो अमीर आदमी यदि वस्तु और सेवा कम खरीदते हैं तो ये सब घाटा लगता है सभी को, है ना। उसके बाद अब देखिएगा अगला पॉइंट है बेरोजगारी, अतिरिक्त बेरोजगारी। अब अगला पॉइंट है बेरोजगारी। बेरोजगारी, अतिरिक्त बेरोजगारी क्या है बताइए पीछे से। एक है, देखिएगा, एक है बेरोजगारी, एक है अतिरिक्त बेरोजगारी। एक तो रियल में बेरोजगार है, बहुत आदमी पढ़ लिख लिया है, बीए पास, बीए पास, लेकिन, है ना, बीए पास करने के बाद कोई भी काम नहीं कर रहे, उत्पादन के काम नहीं कर रहे, आर्थिक क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, तो उसी को बेरोजगार कहेंगे। जितना योग्यता क्षमता अर्जन किया है उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको बेरोजगार कहेंगे। पढ़ा लिखा आदमी को मान लीजिए मजदूरी का वाला काम मिल रहा है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, बीए पास है, काम मिल रहा है मजदूरी वाला, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा, तो वो बेरोजगार कहे जाएंगे, है ना। शिक्षित आदमी को वैसा काम चाहिए, योग्यता है, सुनिए ना जी, योग्यता क्षमता के अनुसार काम चाहिए। तो एक होता है बेरोजगारी एवं अतिरिक्त। अतिरिक्त बेरोजगारी क्या है? अतिरिक्त बेरोजगारी प्रायः कहाँ देखा जाता है? गांव में देखा जाता है और कृषि में देखा जाता है, खेती वाला काम में। एक कैसे बता रहे हैं, एक खेत में यदि 2 आदमी पति पत्नी काम कर रहे हैं तो पर भी उत्पादन 10 कुंटल मक्के। उसका बेटा बाहर में रहता है, बेटा भी आ गया, अब बेटा भी 3 महीना पूरा खेत में मेहनत किया, सब कुछ दिया, उसके मम्मी का साथ दिया, डेली 2 बार देखने के लिए जाता है, उत्पादन उतना ही। फिर एक आदमी और आ गया, वो भी उसी में काम कर रहा है, जबकि 2 आदमी काफी है। मतलब अतिरिक्त बेरोजगारी उसी को कहते हैं, जो देखा नहीं जाता है, जिससे उत्पादन नहीं बढ़े। किसी भी कार्य में लोगों की संख्या बढ़ने के अनुपात में उत्पादन नहीं बढ़े तो उसको अतिरिक्त बेरोजगारी कहेंगे। तो इसके कारण भी गरीबी आता है। गांव में देखिएगा किसी को फुर्सत नहीं रहता है, सब कोनो न कोनो एक एक काम में 4 आदमी लगा रहता है। अब 2 आदमी कर रहा है, 1 आदमी देख रहा है,
है ना। ऐसा भी होता है, तो लगता है कि वो भी काम के लिए तत्पर है लेकिन काम कर नहीं रहा, थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है, तो वो क्या होगा, अतिरिक्त बेरोजगारी होगा। तो उसमें से एक आदमी को निकाल के दूसरा काम में लगा दो, है ना। अब अगला पॉइंट आपका है विदेशी शासन। विदेशी शासन पे हम कल भी चर्चा किए थे, है ना। विदेश का आदमी क्या किया यहाँ आके, शासन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे शासन किया, शासन करने के बाद उसका मूल उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक लाभ कमाना। अधिक से अधिक क्या था, लाभ कमाना था। और भारत के अर्थव्यवस्था को क्या किया, तोड़ दिया, कमर तोड़ दिया। इतना दोहन किया, इतना दोहन किया कि भारत को संभलने में बहुत दिन लगा। अंग्रेज जो भी काम किए, यदि ट्रेन चलाए तो अपना लाभ के लिए, व्यापार के लिए। आप लोग इतिहास में भी पढ़े होंगे, है ना। तो विदेशी शासन के कारण भी हम गरीब रहे। यदि हमारा देश अमीर रहता तो क्या होता, हम लोग भी अमीर रहते। हमारा देश अमीर रहता तो हम एक एक आदमी पे प्रभाव पड़ता। क्या बोले, पहले कहा जाता था अशोक के शासन काल में, अब नहीं, सोना लेके चला गया, जितना लूटना था लूटा, है ना। तो फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हम लोग के पास है। अब है प्रतिकूल सामाजिक वातावरण। एक होता है सामाजिक वातावरण, प्रतिकूल सामाजिक वातावरण, और उसके लास्ट में है यातायात के साधनों की कमी। क्या है, यातायात के साधनों की कमी। हम लोग के यहाँ वातावरण भी अच्छा नहीं है ना। यदि दो आदमी बैठे हैं तो तीसरा आदमी बैठे रहेंगे, है ना। प्रतिकूल, एक अच्छा वातावरण भी होना चाहिए, उसके कारण भी लोग गरीब रह जाते हैं। मान लीजिए आप ही के परिवार में 4 आदमी पढ़ लिख के कुछ किया, कुछ उत्पादन कार्य कर लिया, तो आप भी जरूर है बढ़िया बनिएगा। यदि 3 आदमी देखिए कुछ नहीं कर रहा है, आपका इमोशन टूट जाएगा, वो हमसे क्या होगा, जब अगला 3 आदमी कुछ नहीं किया। वातावरण नहीं है। देखिएगा जिस गांव में, जिस परिवार से 3-4 आदमी अच्छा अच्छा काम करने लगे, जॉब में चले गए, डॉक्टर बन गए, IAS IPS बन गए, टीचर बन गए, जो भी बन गए, तो देखा देखी बहुत आदमी बन जाते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, एक वातावरण बन जाता है। हाँ, यदि पढ़ने वाला 10 बच्चा है आपके बीच में, आपको नहीं मन कर रहा तो आप भी पढ़िएगा। और यदि 2-3 आदमी पढ़ने वाला है और उसमें से 10-20 है कि नहीं पढ़ने वाला, तो आपको भी प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब संगत से गुंजात है, संगत से गुनात है। अच्छा संगति कीजिए यदि आपको आगे बढ़ना है। अंतिम है यातायात के साधनों की कमी। अभी तो हमारे यहाँ रोड सब बन गए थे, इससे पहले यदि आप लोग देखे होंगे, बरसात के मौसम में यदि आप साइकिल पे जा रहे हैं तो आपका साइकिल 1 फीट धंस जाता था गड्ढा में। यदि कोई ट्रैक्टर आए तो ठेल के निकालना पड़ता था। आप लोग देखा है ऐसा कहीं? उससे मक्का बोझा हुआ है, कुछ बोझा हुआ है, 10 आदमी ठेल के निकाल रहा है, देखे हैं? तो वही जब वो नहीं रहेगा तो क्या व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा? अच्छा सड़क चाहिए। यातायात के साधन में रोड भी आ गया, आपका उससे चलने वाला गाड़ी ट्रेन दे देंगे, रोड नहीं रहेगा तो क्या चलेगा? दोनों चीज आ गया। आपका सड़क भी चाहिए, सड़क रहेगा तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलेगा। नहीं, आप लोग पढ़ते पढ़ते अमीर हो। आप उन्मूलन के उपाय है, क्या काम करेंगे तो हम लोग गरीब से आगे जाएंगे। यदि कोई है तो उसको आगे करेंगे, तो वो कल हम लोग देखेंगे उन्मूलन के उपाय, है ना। आज के लिए इतना। आप लोग जितना किया गया है उतना का पूर्व तैयारी कीजिए, किताब को पढ़िए, फेयर कीजिए, है ना। ठीक है, उसको बंद कीजिए। रुक जाइए थोड़ा।